एक बात है जी, मैं एक्स फौज का आदमी हूं, इंडिया पाकिस्तान सोल्जर से हम सिर्फ ये ठंडा कर सकते हैं, दोस्ती नहीं होगी। वहां आर्मी चलाती है, जी, यहाँ डेमोक्रेसी है। जी, राजनीति की बात की आपने, इलेक्शन आने वाले हैं। जी, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है, पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास चीन भी एक दोस्त है। जी, तो बहुत सोच समझ के अपर लेवल पे बात होनी चाहिए। बैलेंस शीट कंपनी का बनता है, हमारा भी बैलेंस शीट जबरदस्त है, भारत का बैलेंस शीट बहुत जबरदस्त है, और हम पूरी दुनिया, लेकिन हमको मिल गया है पूरी दुनिया का सपोर्ट। जी, आइसोलेट पाकिस्तान, मे बी टॉक टू पाकिस्तान, जी, कीप द कूल टेम्पर, एंड व्हेन वी आर वेरी बिग, मच बिगर, जी, वो समझ जाएंगे। लेकिन ऐसे चलता जाएगा तो मुश्किल है, मुश्किल बहुत है। मुश्किल। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, ये तो अहम सवाल 60 साल से चल रहा है। बिल्कुल। अश्विनी जी, अब बुनियादी सवाल ये, इसमें कोई शक नहीं है कि दुश्मन तभी घात लगा सकता है जब घर का भेदिया दुश्मन के साथ हो, और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे घर के भेदियों की कमी नहीं है। कई राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे गुट हैं जो लगातार हिंदुस्तान की मुखालिफत का काम करते रहते हैं। भारत सरकार को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए ताकि हम उन तमाम ऐसे लोगों पर नकेल कस सकें जो हिंदुस्तान का खाते जरूर हैं लेकिन हमारी ही थाली में, हमारी ही छाती पर मूंग दलते हैं? इसमें अभी पहली कोशिश की गई है, और पहली बात देखिए आपने पहली बारी गवर्नमेंट के वक्तव्य में निकला है वर्ड जिहादी कैंप के ऊपर हमने हमला किया। तो हमारा, और अगर जो आप बुरहान वानी और जो अभी आदिल था इसकी स्टेटमेंट देखिए तो ये भी इस्लाम की बात करते हैं। तो हमें भी ये समझना चाहिए, और पूरे विश्व को ही नहीं, अपने भारत में अंदर भी सबको बताना चाहिए कि ये अभी कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई नहीं है जी। हम लोग कन्फ्रंट हुए हैं एक बड़े व्यापक प्रोग्राम के सामने, जो कि यहाँ पे अभी रूट्स ले रहा है। ये आत्मघाती हमला जो पहली बार ही हुआ और उसके पहले उन्होंने जिस तरह से बयान दिए हैं जी, इन सबको समझना चाहिए, और ये भी समझना चाहिए कि हम ही नहीं हैं जी, अगर जो आप इस समय वर्ल्ड के कोई भी 32 पॉइंट्स में आपको गिनवा सकता हूँ मुँह ज़ुबानी, जी, आप देखिए तो हर जगह इनकी छाप है। तो हमें ये बताना पड़ेगा घर पे कि भाई ये कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है इस टेररिज्म का, और ये टेररिज्म कहीं और हमारे अंदर ना जड़ ले ले। जी, तो इसके खिलाफ पब्लिक को करना पड़ेगा, और जो खासकर इसमें मुलव्विज़ हैं जी, उनको ना कि गाइड करना पड़ेगा, ना कि उनको समझाना पड़ेगा, बट उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेने पड़े, अगर जो जरूरी तो लेने पड़ेंगे। अब मित्रों जी, हमने देखा कि जेईएम के तार देवबंद से जुड़ते दिखाई दिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से भी कई बार इस तरह की बातें निकल कर आई जो कि बहुत ही एंटी इंडिया बातें निकल कर सामने आती हैं। अगर आज आप कश्मीर की बात करें तो वहाँ कई ऐसे अलगाववादी नेता हैं जो खुलेआम हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और उन्हें मौका भी दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या हम इन सेंटर्स पर ठोस कार्रवाई कर सकते हैं? आप लंदन का एग्जाम्पल देखिए। लंदन के किसी एक मदरसे में आज कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि लंदन के स्कॉटलैंड यार्ड ने, हर मदरसे ने अपने आदमी रखे हुए हैं। हिंदुस्तान में ऐसी बात क्यों नहीं सोची जाती? देखिए, जहाँ तक कि कश्मीर की बात आपने कही जी, वहाँ पे जो हुर्रियत नेता वगैरह है उन लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ की है, वो एक पहला स्टेप है जो सरकार ने लिया है। सरकार के नज़र में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जी, जहाँ पे ये आतंक पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, पनपता है, उसकी भी एक्शंस मेरा ख्याल है सरकार लेगी, लेकिन इतना आसान नहीं है जिस तरह के कादियान साहब ने अभी कहा कि जाके वहाँ से हाफिज सईद को और इन लोगों को सबको उठा के ले आओ, या ओसामा बिन लादेन के जैसे उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाए। इट इज़ नॉट अ वेरी इजी थिंग, और ये मालूम है सबको, बहुत बहुत व्यापक है। जी, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी राहुल गांधी ने जो कही कि राजनीतिकरण, अब राजनीतिकरण कौन कर रहा है? भाजपा रूलिंग गवर्नमेंट कर रही है, या कि जो 21 लीडर्स इकट्ठे हो गए हैं वो कर रहे हैं?
मेरा ख्याल है उनको भी सरकार को खुला हाथ देना चाहिए, सरकार को ज्वाइन करना चाहिए। जी आप उनका बयान देखते जी तो याद आया मुझे गाना कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों। बयान कुछ और है जी और जुबान कुछ और। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब देखिए ये एक स्टेट है जी, आप क्यों नहीं एक नेशनल कंसेंसस क्यों नहीं होता इस पर? नहीं बिल्कुल। कंसेंसस तो छोड़िए, कम जी। से कम आप चुप तो रहिए। जरूर नहीं, वो देखिए- कहेंगे भी और बीच में नमक भी छिड़केंगे कि साहब हमें बताया नहीं, कल हमारा ओवैसी लॉस साहब हो ने गया। कल ओवैसी साहब ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है बॉम्बे में कि इस टाइम पे हिंदुस्तान का मुसलमान सरकार के साथ है। जी अब वो भी तो ऑपोजिशन में है, 21 पार्टियां भी तो ऑपोजिशन में है, उनकी जुबान देखिए और जो मुस्लिम लीडर है ओवैसी उनकी जुबान देखिए आप। बिल्कुल। बैल साहब, अब समझना ये है कि एक तरफ तो हमारी राजनीतिक एकजुटता का मुद्दा है और दूसरी तरफ आंतरिक सुरक्षा, जिसके जरिए हम पाकिस्तान प्रोत्साहित आतंकवाद को नकेल लगा सकते हैं। आपको लगता है कि सरकार वाकई में ठोस कदम उठा सकती है? क्योंकि सरकार के हाथ में तो बहुत कुछ है। आप धारा 35A को आज खत्म कर दीजिए, बहुत सारी चीजें अपने आप में सामान्य होती दिखाई देंगी। 370 के प्रावधानों को डाइल्यूट कर दीजिए, कश्मीर को लेकर तमाम तरह के जो अपवाद हैं उसे आप बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। ये कई सोल्यूशंस, मैं ये नहीं कह रहा कि ये किया जाना चाहिए, लेकिन हाँ, इस तरह की बातें लगातार चलती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ठोस और कारगर कार्रवाई क्या उठाई जाए ताकि कम से कम हम घर के भेदियों को तो उनकी मियाद तक पहुंचा सकें? सबसे पहले चीज ये आती है कि पाकिस्तान में अगर उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस का, और जैसे कि जो दूसरे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमने भी कोई एक्शन नहीं लिया उनके अगेंस्ट, और वो ओपनली वही टेररिज्म वापस इंडिया में शुरू कर देते हैं कुछ महीनों के बाद या इलेक्शन से जस्ट पहले जी। और उस समय पे एक आतंकी ट्रक लेके आता है पूरी भीड़ के अंदर, किसी मेला में यूपी के अंदर या किसी भी जगह में, वहां पे जाके क्राउड के अंदर 100 लोगों को, जैसे कि फ्रांस में हुआ था या यूके में हुआ था, कर देता है। मैं इन्हीं एक्सपर्ट से पूछूंगा तब ये क्या बोलेंगे। और दूसरी बात है कि अगर हम चुप करके आज बैठ जाते हैं और पाकिस्तान से डिस्कशन शुरू कर देते हैं तो वो डी एस्केलेट कर देगा। डी एस्केलेशन हो गया तो उसके बाद जो भी एक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर वो एकदम खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात है, पाकिस्तान का जो वेपन है वो वॉर नहीं है, पाकिस्तान का वेपन है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि भारत को ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो वो तभी कर सकता है जब वो इन आतंकियों को यूज करेगा। और चाहे बात सही हो कि ये जाएंगे तो दूसरे आएंगे, लेकिन दूसरों के मन में डर रहेगा कि हिंदुस्तान उनको छोड़ेगा नहीं अगर वो इस रास्ते पे चलेंगे। और चौथी बात और बहुत अहम बात यह है, कल अगर इन्होंने इंडियन मुजाहिदीन या किसी ऐसे का ब्रेन वॉश करके और ये कहते हैं कि वो इंडियन मुजाहिदीन ही है, हमारे पास डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता हमको जैश मोहम्मद का, वो क्रेडिट नहीं देते, और क्योंकि उनके सरंगना इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो आके हमारा कोई वेपन भी ना यूज करे, सिर्फ ट्रक ले ले या कोई ऐसी चीज ले ले और 100-200 लोगों को मार दे, और ऐसे मल्टीपल जगहों पे इंडिया में होना शुरू हो जाए इलेक्शन से पहले, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये सब एक्सपर्ट से पूछता हूं, आप उस दिन क्या करेंगे? क्योंकि आप कह रहे थे 60 साल से। कादियान साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है। बैल साहब का ये सवाल, इसका एक छोटा जवाब दे दीजिए प्लीज। कादियान साहब, देखिए, मैं इनसे सहमत हूँ, आतंकवाद और बढ़ेगा, खासकर इस बालाकोट के एक्शन के बाद। पाकिस्तान के बाद ऑप्शन नहीं है, वो ग्राउंड ऑपरेशन में उसकी हिम्मत नहीं है। न्यूक्लियर तो उसका एक फर्जी मामला है, वो कुछ नहीं हो सकेगा, सिर्फ आतंकवाद ही वो कर सकता है। वो आतंकवाद वैली में बढ़ाएगा, वो हमारे दूतावास पर खासकर काबुल में करेगा, वो हाईजैक की कोशिश होगी। इलेक्शन से पहले आतंकवाद तो बढ़ेगा। जब तक हम पाकिस्तानी आर्मी को उनके दांत नहीं ढीले कर पाएंगे किसी भी तरीके से, आतंकवाद बढ़ता रहेगा। दांत ढीले जरूर नहीं, आप लड़ाई के मैदान में करें, इकोनॉमिकली भी हो जाएंगे जी। वो जिस तरीके से दुनिया ने उनको घेरा हुआ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं।